नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत साथियों, आज मैं बात करने जा रहा था। आज एक हॉस्पिटल सेक्टर चेन का डिस्कस करना जा रहे हैं। मैं कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ रहा था और कंपनी की कोड खोल वगैरह सुना, तो मैंने ऐसा पाया कि कंपनियों में आजकल जो हॉस्पिटल सेक्टर है ना, उसमें 20 से 25% के जो ग्रोथ है ना, वो आ रही है लगभग वो अभी भी। और हॉस्पिटल में भी बेसिकली क्या, दो तरह के हॉस्पिटल होते हैं। अगर ऑल ओवर हॉस्पिटल चेन के बारे में डिस्कस किया जाए कि किन हॉस्पिटलों की में ग्रोथ आ रही है अभी, तो हॉस्पिटल में भी जो ऑल ओवर पैन इंडिया हॉस्पिटल है उनमें नहीं आ रही। अब हॉस्पिटल सेक्टर की अगर हम बात करें, हॉस्पिटल सेक्टर के ऊपर डिस्कशन करें, उससे पहले हम दो तीन चीज़ों को आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि भाई, मैं आपको किसी भी हॉस्पिटल के शेयर खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं बेसिकली क्या, हॉस्पिटल चैन में क्या चल रहा है वो सब चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। भाई, मेरा जो उद्देश्य है वो ये बताने का है कि हॉस्पिटल चैन में बेसिकली चल क्या रहा है। तो हॉस्पिटल चैन में क्या है ना कि 20 से 25% की ग्रोथ आ रही है, ऐसा मैं पढ़ रहा था। अब अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल भी दो सेक्टर में आते हैं। जैसे एक तो होता है प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल, एक होते हैं तुम्हारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल। अगर हम पब्लिक सेक्टर की हॉस्पिटल की बात करें तो जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल कहे जाते हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कि प्राइवेट सेक्टर में भी तीन तरह के हॉस्पिटल होते हैं। एक तो होते हैं सुपर स्पेशलिटी, एक होते हैं तुम्हारा जो चिल्ड्रन वगैरह के लिए होते हैं, और एक होते हैं स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अब इनमें भी अगर हॉस्पिटलों में भी बात करें तो इनमें देखना पड़ता हमें एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, कि इनमें किस में कितना ज़्यादा आ रहा है, किस में कितना कम आ रहा है। ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। अगर हम बात करें हॉस्पिटल सेक्टर में ऑल ओवर जो ज़्यादातर हॉस्पिटल हैं उनकी हम बात करें तो तुम्हारा एक तो हॉस्पिटल है, तुम्हारा अपोलो हॉस्पिटल है, एक तुम्हारा मैक्स हॉस्पिटल है, एक तुम्हारा नारायण हृदयालय है, एक तुम्हारा यथार्थ हॉस्पिटल है, एक HGC हॉस्पिटल है। इनकी अच्छी ग्रोथ आ रही है। मैं ऐसा कंपनी की बैलेंस शीट में देखा, और कंपनी में जो कॉन कॉल वगैरह सुनी उनमें भी मैंने ऐसा पाया। अब इसमें भी एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, रेम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इसकी भी अच्छी ग्रोथ आ रही है। और क्या है कि अपनी जो हॉस्पिटल सेक्टर की जितने भी हॉस्पिटल हैं वो अपनी पूरी ताकत से अपनी जो कैपेसिटी है ना उसको बढ़ाते जा रहे हैं। और पिछले 5 सालों में हॉस्पिटल सेक्टर में इतनी बूम आने के बावजूद भी हॉस्पिटल अभी पूरे नहीं कर पाए। क्योंकि क्या कि हॉस्पिटल में 3-4 तरह के हॉस्पिटल होते हैं। कुछ तो होते हैं कि स्पेशल हॉस्पिटल, कि आपको देखो, जैसे मैं आपसे बात करूं कि अगर जुपिटर हॉस्पिटल की बात करें तो जुपिटर हॉस्पिटल इंदौर में है। इंदौर में मतलब फेवरेट है आपको, अगर कहीं इंदौर में कोई दिक्कत हुई तो आप डायरेक्ट जुपिटर हॉस्पिटल। जैसे हम गंगाराम की बात करें तो गंगाराम तुम्हारा दिल्ली NCR में एक मतलब फेमस हॉस्पिटल है। अगर आप दिल्ली में कोई बात हुई तो आप सब बोलेंगे गंगाराम ले जाओ। अपोलो अपोलो और मैक्स की बात क्यों नहीं कर रहा मैं, उसके पीछे रीजन है क्योंकि जो अपोलो और मैक्स हॉस्पिटल है ना, ये पैन इंडिया हॉस्पिटल है। पैन इंडिया और हॉस्पिटल में मतलब डिफरेंट क्या रहता है, बेसिकली इनमें डिफरेंट ये रहता है कि जो जैसे किम्स हॉस्पिटल है, किम्स हॉस्पिटल क्या आंध्र प्रदेश में ज़्यादा फेमस है ना। और जो तुम्हारा अगर मेदांता की बात करें तो मेदांता तुम्हारा गुड़गांव और लखनऊ में ज़्यादा फेमस है, और उसका फोकस भी है वहीं पर। और अगर हम तुम्हारा जुपिटर की बात करें, जुपिटर लाइफलाइन, तो वो तुम्हारा इंदौर में ज़्यादा है। और अगर यथार्थ हॉस्पिटल की बात करें तो यथार्थ हॉस्पिटल की दिल्ली NCR, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, इनमें ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी है। और अगर हम बात करें तुम्हारा नारायण हृदयालय की, तो नारायण हृदयालय का क्या तुम्हारा बेंगलोर, पश्चिम बंगाल में अधिक फोकस है, और वहीं पर वो पॉपुलर भी ज़्यादा है। मतलब अगर आप बेंगलोर में जाओगे और बेंगलोर में कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको जो वहाँ के बड़े लोग हैं वो ये डिस्कस करेंगे कि यार एक काम करो, आप नारायण हृदयालय में चले जाओ। और या पश्चिम बंगाल में गए तो वहाँ वो नारायण हृदयालय का काफ़ी अपने आप में वो है। अपोलो है, अपोलो क्या पैन इंडिया हॉस्पिटल है। मतलब अपोलो हॉस्पिटल अधिकतर आपको बड़ी सिटियों में मिल जाएंगे, बेंगलोर, दिल्ली। और आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो हॉस्पिटल होते हैं ना, ये चलते हैं पब्लिक से, और पब्लिक को ट्रस्ट डेवलप करना बहुत आसान नहीं है।
अगर आप सोचो कि अगर कोई अपोलो जैसा हॉस्पिटल या कोई गंगाराम जैसा हॉस्पिटल या नारायण हृदयालय जैसा हॉस्पिटल या यथार्थ जैसा हॉस्पिटल या तुम्हारा जुपिटर जैसा हॉस्पिटल तुम एक दिन में खड़ा कर दोगे, तो एक दिन में खड़ा नहीं होगा। और दूसरी बात है, अगर आपने पैसा बना के, पैसा लगा के उससे डेवलप भी कर दिया, तो आपके पास में उतने मरीज आ पा रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपके पर ऑक्यूपाइड बेड कितने बन रहे हैं, और दूसरी बात है आपको मरीज को ट्रस्ट है कि नहीं है आप पे। और कोई भी जो बड़े डॉक्टर हैं, वो बड़े डॉक्टर बड़े हॉस्पिटलों में आना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें होता क्या है कि उनकी जॉब सिक्योरिटी रहती है। जॉब सिक्योरिटी मतलब ये है कि अगर उन्हें ये मालूम है कि ये सपोज करो कोई हॉस्पिटल है, मैक्स में कोई काम कर रहा है डॉक्टर, उसको अगर किसी ऐसे हॉस्पिटल में जॉब का ऑफ़र आए जो अभी हॉस्पिटल नया नया स्टेबल हुआ है और वो अभी मार्केट में आया है, तो उसमें नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर इसके साथ में कोई ज़रा सी प्रॉब्लम हुई तो मेरे तो फ्यूचर दांव पे लग जाएगा। क्योंकि कोई जितने भी डॉक्टर होते हैं या कोई भी अन्य स्टाफ होता है ना, वो अपनी जॉब सिक्योरिटी का भी रीज़न होता है। तो जैसे अपोलो है, अपोलो के भाई पैन इंडिया में हॉस्पिटल है, तो अपोलो वालों को कोई दिक्कत नहीं है। मैक्स है, मैक्स वालों को कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें मालूम है यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे। और आपको ट्रस्ट कहाँ से, भाई आप बताओ, हॉस्पिटल तो आप पैसा लगा कर खड़ा कर लोगे, लेकिन जो आम जनता है, जो पब्लिक है ना, उसका ट्रस्ट कहाँ से डेवलप करोगे। मतलब दिल्ली एनसीआर में अगर प्रॉब्लम हो, बोले यार गंगाराम में ले जाओ, या तुम्हारा अगर उस तरफ है, दिल्ली के उस तरफ है तो गुड़गांव तो मेदांता में ले जाओ या यथार्थ हॉस्पिटल में ले जाओ। तो ये क्या है कि इनकी अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं। कैपेसिटी ऐसे दो तरह से होती है, या तो ग्रीन फील्ड करके या फिर ब्राउन फील्ड करके। अब ग्रीन फील्ड में क्या है, इतनी जल्दी नहीं बन पाता, मतलब 4 से 5 साल लग जाते हैं। अगर आप ग्रीन फील्ड हॉस्पिटल को डेवलप करना चाहते हो, पहले तो क्या आप उसकी ज़मीन लोगे, ज़मीन लेके फिर उस पर, अब ज़मीन भी 2 तरह से ली जाती है, या तो लैंड को एक्वायर करो, भाई ज़मीन को खरीदो, परचेस करो और परचेस करके बनाओ, है ना, या फिर उसमें लीज लो। आप लीज लोगे तो 99 साल की लोगे, और फिर उसके बाद में हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनानी, बिल्डिंग के बाद में आपका और भी अन्य कॉस्ट बहुत सारी आ जाती है, ये सब चीज़ें रहता है। और जो हॉस्पिटल पहले से चल रहा है, ये ग्रीन फील्ड हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, और कोई अपने मतलब ग्रीन फील्ड हॉस्पिटल बनाना चाहता है। अगर हम बात करें ब्राउन फील्ड की, तो ब्राउन फील्ड में 2 तरीके से कैपेसिटी होती है कि सपोज करो हमारा हॉस्पिटल बना हुआ है, इसके बराबर में खाली जगह है, तो हमने वहाँ पर हॉस्पिटल बनाया अपना, और यहीं से एक दीवार तोड़ के वो पूरा एक कर लिया, तो वो ब्राउन फील्ड हॉस्पिटल बन गया। तो आपका उसमें कम कॉस्ट आई और आपको ब्रेक इवन उसमें जल्दी आ जाएगा आपका। दूसरा, आपके पास में अगर 4 माले हैं, आपके वहाँ की जो PWD है, या जो वहाँ का तुम्हारा नगर निगम है, उससे परमिशन लेके आपने 3 माले और बना दिए, तो आपको उस मतलब अधिक तो खर्चा नहीं आया। डॉक्टर की टीम आपकी है ऑलरेडी, इलेक्ट्रिसिटी आपकी पूरी लगी रही है, और आपके जो खर्चे थे वो तो सब जो चल ही रहे हैं, उसमें आपने बेडों की कैपेसिटी बढ़ा दी, उससे हॉस्पिटल को डायरेक्ट फ़ायदा हुआ, आपका कैपिटल भी कम फंसा और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ। ग्रीन फील्ड हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता। ग्रीन फील्ड में होता है कि आपको ज़मीन नीचे लेवल से पहले पूरी ज़मीन एक्वायर करनी पड़ती है, ख़रीदनी पड़ती है, फिर उसमें आपको उसको हॉस्पिटल को बनाना पड़ता है। बनाने में लगभग 3 से 4 साल लगते हैं। हॉस्पिटल है, कोई बाथरूम तो बना नहीं रहे कि आप 1 महीने में खड़ा कर दोगे। हॉस्पिटल है, उसकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, उसको अपने कुछ परमिशन वगैरह लेनी पड़ती हैं, उसके हिसाब से हॉस्पिटल डेवलप होता है। फिर एक हॉस्पिटलों के पास में एक ऑप्शन आता है कि यार वे अपनी क्या उसे जो कि पुराना हॉस्पिटल चल रहा है पहले से, उसको एक्वायर कर लें। जैसा अभी देखने को मिला है, यथार्थ हॉस्पिटल ने किया है भाई। ओरछा के पास में एक जगह है, उन्होंने पुराना एक हॉस्पिटल था उसको एक्वायर कर लिया, और तुम्हारा गुड़गांव में एक्वायर किया उन्होंने। एक फरीदाबाद में हॉस्पिटल था, उसको एक्वायर कर लिया। तो एक्वायर करने से होता क्या है कि उनको पूरा हॉस्पिटल बना बनाया मिल गया, उनको पूरी मशीनरी मिल गई लगी लगाई, उनको पूरे मैन्युफैक्चर जो इक्विपमेंट होते हैं वो मिल गए, प्लस उनको जो वहाँ एडजस्टिंग डॉक्टर काम कर रहे थे वो मिल गए। अब उन्हें रिक्वायरमेंट बची तो स्पेशल डॉक्टरों की, स्पेशल इक्विपमेंट की, और अपनी कुछ मतलब ये मान लो तो आप अपने अगर मार्केटिंग करनी है या इस टाइप से, तो उसकी ज़रूरत बची, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता। अगर आपने हॉस्पिटल को लगाओगे भी तो उसमें ट्रस्ट कहाँ से लाओगे।
अब अगर बात करें जो पैन इंडिया हॉस्पिटल हैं उनमें कहाँ कहाँ ग्रोथ आ रही है, या उनकी जो मैं कॉल सुन रहा था उनने क्या बताया कि हम कितने बेडों की अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाने जा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। आज की डेट से आप देख लें ना, 1-2 साल में इनको मैं किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने की आपको राय नहीं दे रहा हूँ, ना आपको इन्फ्लेशन होना है। मैं तो आपको केवल बता रहा हूँ कि आपको अभी किन किन सेक्टरों में नज़र मारनी चाहिए। देखो, अभी जो अपोलो हॉस्पिटल ने बोला है ना कि हम लगभग 2026 तक 1700 बेडों की कैपेसिटी को और बढ़ाएंगे, ऐसा अपोलो हॉस्पिटल ने बोला है। और अगर हम मैक्स की बात करें तो मैक्स हॉस्पिटल ने बोला कि हम नेक्स्ट आने वाले 3 सालों में लगभग 6000 बेडों की कैपेसिटी को और बढ़ाने वाले हैं। अगर हम नारायण हृदयालय की बात करें तो नारायण हृदयालय ने 1500 बेडों के लिए बोला है कि हम लगभग 2027 तक अपने जो एग्जिस्टिंग बेड चल रहे हैं उनमें 1500 बेडों की कैपेसिटी और बढ़ा देंगे। ये तो हो गई उनकी बात। अब अगर हम ऑल ओवर की बात करें कि भाई जैसे सभी की, ये तो हमने जो पैन इंडिया हॉस्पिटल है उनकी बात करी, तो कुछ अगर छोटे जिनका जिनका दायरा कुछ सिटी में या कुछ स्टेट में है उनकी भी बात करें। अगर किम्स की बात करें तो किम्स ने बोला कि हम 2027 तक लगभग 800 बेडों की कैपेसिटी को और बढ़ाने वाले हैं। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ भी बोल दे रहा हूँ। मैंने बाकायदा कंपनियों की हॉस्पिटल की कॉल्स सुनी है, उनकी मैनेजमेंट ने जो अपने बताया है वो सुना है, और बाकायदा उनकी जो बैलेंस शीट पे आप जब भी जाओगे स्कैनर पे जाना तो उनकी एक पीपीटी पड़ी रहती है, उस पर आप देख सकते हो। और एस्टर डीएम हेल्थ केयर है, उसने बताया कि हम 2027 तक लगभग 1450 बेडों की कैपेसिटी को और बढ़ाने वाले हैं। और जो रेम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वो 2027 तक बोल रहे हैं कि हम लगभग 380 बेडों की कैपेसिटी को और एक्सपेंड करने वाले हैं। अब HCG हॉस्पिटल है, वो बोल रहे हैं 2027 तक 900 बेडों की कैपेसिटी को और एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। यथार्थ हॉस्पिटल है, यथार्थ हॉस्पिटल बोल रहा है कि हम 2027 तक लगभग 315 बेडों की कैपेसिटी को और एक्सपेंड करने वाले हैं। मेदांता है, मेदांता बोल रहा है कि भाई हम 2027 तक लगभग 2800 बेडों की कैपेसिटी को और एक्सपेंड करने वाले हैं। तुम्हारा जुपिटर है जिसका इंदौर में ज़्यादा है, वो 2027 तक बोल रहा है हम लगभग 200 बेडों की कैपेसिटी को और एक्सपेंड करने वाले हैं। तो मैं आपको ये जो भी चीज़ बताई ना विद तथ्य बताई हूँ, आप बाकायदा उसके किसी भी जिसका भी मैंने बताया है उसके आप पीपीटी पे जाके जो मैनेजमेंट की द्वारा बताया गया है आप उसको पढ़ भी सकते हैं। मेरा पर्पज़ जो है आपको तैरना सिखाना। भी आप जिस भी शेयर बाज़ार में पैसा लगाओ, कहीं भी लगाओ, आपको बिज़नेस समझ में आए, उनके आगे फ्यूचर का प्लान क्या है, हॉस्पिटल सेक्टर क्या करने वाला है, फ्यूचर में ऐसा क्या लग रहा है कि भाई जैसे अभी यथार्थ हॉस्पिटल का थोड़ा सा 6% 7% के आसपास ग्रोथ आई, तो उसमें मैनेजमेंट ने पूछा, भाई ऐसा नहीं है कि मेरा खुद ही यथार्थ हॉस्पिटल में मेरी ये ऐसा मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मेरी होल्डिंग है। तो मैंने भाई डायरेक्ट हॉस्पिटल में भी गए और जो मैनेजमेंट है उनके अजय कुमार त्यागी, उनसे भी भाई बात भी हुई और पूछा कि भैया ऐसे आपका मैनेजमेंट ने जो दिया है कि 20% के आसपास ग्रोथ आ रही है, आई तो 6% की, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि हमारा जो सरकारी काम है ना, जो हम कुछ सरकार के माध्यम से जिनके आयुष्मान कार्ड वगैरह रहते हैं ना उनका भी इलाज करते हैं, तो हमने उसमें क्या है कि अपना परसेंटेज घटा दिया है। इस कारण से हमें आपके इसमें ग्रोथ कम दिख रही है। बाकी जो उससे उसमें कई चीज़ें बताई उन्होंने कि हमारा पैसा अटक जाता था बीच में, कई प्रॉब्लम आ जाती थी। तो मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूँ, मैं किसी भी हॉस्पिटल के बारे में ये नहीं बता रहा कि ये ख़राब है या किसी तुम्हारा आयुष्मान कार्ड की बुराई कर रहा हूँ। मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ कि भाई हॉस्पिटल चैन में बेसिकली क्या देखना चाहिए। और दूसरी बात जो जितने भी मैंने बात करी उनका पर ऑक्यूपाइड आप बेड देख सकते हो, आप उसमें जाओ, उसमें ये देखो कि उसका पर ऑक्यूपाइड बेड क्या है, भाई एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड क्या है, उनका जो टियर 2 जो टियर 3 सिटी हैं उनसे कितना रेवेन्यू आ रहा है, टियर 1 सिटी से कितना रेवेन्यू आ रहा है। अगर मैं यथार्थ हॉस्पिटल की बात करूँ तो यथार्थ हॉस्पिटल तो लगभग टियर 1 सिटी में ही काम करता है। भाई उसके तो एक टियर 3 सिटी में एक अभी ओरछा के पास में उसने एक हॉस्पिटल एक्वायर किया, वो उसका टियर 3 में आता है। बाकी उसके तो जो 4 हॉस्पिटल हैं तुम्हारा,
एक फरीदाबाद वाला है, एक ग्रेटर नोएडा वाला है, एक ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन वाला है, एक नोएडा वाला है। इसके 4 हॉस्पिटल तो जो टियर 1 में आते हैं। एक हॉस्पिटल इसका टियर 2 में आता है शायद, ओरछा के पास में, जिन्होंने एक्वायर किया है। तो बेसिकली आपको जो मेरा बताने का पर्पज़ है ना, वो ये देखना है कि यार ऐसे अभी जैसे मार्केट में जो फॉल चल रहा है या जो भी ऊपर नीचे जो उतार चढ़ाव चल रहा है, ये अभी ट्रेडिंग का समय नहीं है। ये समय है अच्छे बिजनेस, सही चीज़ से नज़र मार के रखना, उनकी कंपनियों की कौन कॉल वगैरह सुननी, कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या बताया है, और किसी का अगर रिजल्ट ख़राब आया है तो क्यों आया है, या कम आया है तो क्यों आया है, ज़्यादा आ रहा है तो उसके मैनेजमेंट की गाइडलाइन क्या है, फ्यूचर में मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। तो बेसिकली आपको ये सब चीज़ें देखनी होगी। और अभी हॉस्पिटल चैन में हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस की कि जिन हॉस्पिटलों की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें 20-25% के आसपास ग्रोथ पिछले 8-10 सालों से देखी गई है। और उस शेयर का जो प्राइस होता है ना, वो बेसिकली कंपनी की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रही, मतलब कंपनी की टॉप लाइन नहीं बढ़ रही, कंपनी की बॉटम लाइन नहीं बढ़ रही, तो ये ध्यान रख लो कि वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएगा। ऐसा कई बार हुआ है। आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आप जो कंपनी या जिस भी हॉस्पिटल चैन हो, तुम्हारा ऑटो इंडस्ट्री हो, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, चाहे तुम्हारा एफएमसीजी हो, कुछ ऐसी इंडस्ट्री रहती हैं जो टॉप लाइन पे ग्रोथ करती हैं, ये आपको देखनी पड़ेगी। कुछ ऐसी होती हैं जो मार्जिन पे प्ले करती हैं, जैसे आईटी। भाई आईटी में आपको 30-40-50% का मार्जिन मिल जाएगा। इन पे अब एफएमसीजी है, एफएमसीजी में आपको मार्जिन कम मिलेगा, तो ये भी देखना होता है। तो साथियों, मेरा तो आपको आज बताने का जो पर्पस था वो यही था कि भाई हॉस्पिटल चैन बेसिकली का चल क्या रहा है हॉस्पिटल चैन में, और अभी जो हमने इतने हॉस्पिटल को डिस्कस किया भाई, उनमें क्या ऐसा मैनेजमेंट बता रहे हैं, फ्यूचर में उनका क्या प्लान है, और आगे क्या इन हॉस्पिटल को देखा जा सकता है लेने की। मैं कोई आपको सलाह नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इनमें क्या चल रहा है, आप इनको देख सकते हो। लेना नहीं लेना वो आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करो। मेरा तो आपको पर्पज़ बस इतना है कि आप बेसिकली कंपनी की फंडामेंटली चीज़ें जो होती हैं ना, वो पढ़ना सीख जाओ, तो पैसा लाइफ में बन जाएगा। अगर आप पे कंपनियों की बैलेंस शीट, टॉप लाइन बॉटम लाइन वगैरह नहीं देखोगे, आप किसी से कहीं से कुछ भी खरीद लोगे तो नुकसान हो जाएगा, स्वाभाविक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपको चाहे हॉस्पिटल चैन हो, चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, आपको उसको पढ़ो, और पढ़ते समय आप ये चीज़ों पर ध्यान लगाओ कि यार ये मैनेजमेंट जो बता रहा है, इसके फ्यूचर के प्लान जो बताए हैं उसने, ये ऐसे जो इससे पहले की कौन कॉल सुन लो, उनने इससे पहले क्या बताया था, वो किया है कि नहीं किया, ये सब चीज़ें देख लो। कंपनी में या कंपनी है या कोई भी जिस शेयर को आप पैसा लगाने जा रहे हैं, उसमें ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही है, टॉप लाइन में कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि नहीं, और कम से कम ऐसी कंपनियों में पैसा लगाओ जिनकी जो टॉप लाइन है ना, वो डबल डिजिट से ग्रोथ कर रही हो, मतलब कम से कम 10% CAGR से तो ग्रोथ कर रही हो। और बॉटम लाइन तो खैर टॉप लाइन बढ़े, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो, इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा ना हो, अदर खर्चे कुछ ज़्यादा ना हो, तो बॉटम लाइन तो अपने आप ही ग्रोथ करती है। और EPS कम से कम आप देख कर चलो कि डबल डिजिट में हो। अगर आप 4-5 चीज़ें देख लोगे तो आप शेयर मार्केट में नुकसान नहीं करोगे। पहला तो क्या है कि आपको गिरता हुआ चार्ट नहीं बाय करना। ये मैं आपको शेयर खरीदने की एडवाइजरी नहीं दे रहा, मैं आपको जनरली बातें बता रहा हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब पर अपलोड होगा, यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या, आपको कोई भी शेयर जो डाउन ट्रेंड में है ना, जो इस तरह से डाउन ट्रेंड में है, उसको बाय नहीं करना। दूसरी बात, हमें ये देखना है कि जो कंपनी चल रही है फ्यूचर में उसकी ग्रोथ रहेगी या नहीं रहेगी। P रेशो डिपेंड करता है कि वो किस सेक्टर की है। अगर वो FMCG है तो जाहिर सी बात है 50 के आसपास उस आपको P मिलेगा उसका, 50 से लेकर 58। अगर वो मैन्युफैक्चर है, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो 20 के आसपास उसको अगर P मिल जाता है तो अच्छा है। अगर आपको IT सेक्टर की कोई कंपनी है तो 30-40 P मिलेगा ही इस पर, क्योंकि जनरली महंगे P में मिलती हैं कंपनी। FMCG प्रोडक्ट की जो भी कंपनी रहेगी ना, तो महंगी वैल्यूएशन पर रहेंगी, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल ऑफ कॉस्ट जो होता है ना, वो ज़्यादा होता है। भाई वो तो कोई चीज़ पैसा किसान से कोई प्रोडक्ट ले रही है, उसका वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद वो मार्केट में सेल कर रही है। तो उसमें एम्प्लॉय कॉस्ट भी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी आ गई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आ गई, अदर कॉस्ट भी आ गई, और तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट भी आ गई। इसलिए जो FMCG प्रोडक्ट की कंपनी होती है ना,
वो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पे मिलती हैं, है ना। ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं। और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी रहती है, उनको तो आपको ये देखना है कि आप कितनी पी पे खरीद रहे हो, क्योंकि अगर पी कॉन्ट्रैक्ट शो हो गया ना तो आपको नुकसान हो जाएगा। शेयर बाज़ार में आप पैसा लगाने से पहले कंपनी का फंडामेंटल पढ़ना सीखो और 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो, तो आप ज़ाहिर सी बात है कंपनी में ऑल ओवर लाइफ लंबे समय में पैसा बना लोगे। एक तो एफ-एन-ओ नहीं करनी, इंट्राडे बिल्कुल नहीं करना, स्विंग ट्रेड करना है 4 से 5 दिन, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 1 महीने वाला। और कम से कम प्रयास करना है कि मानसिक तनाव रखना नहीं है, ओवर लेवरेज रहना नहीं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।